सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज के अति लघु क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा एवं जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बुनियादी शिक्षा के जनक या बेसिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं महात्मा गांधी। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम एकेडमी था। क्वेश्चन नंबर 104 है, राज्य से क्या अभिप्राय है? आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि फ्रॉबेल ने ही शिशु को पौधा, शिक्षक को माली और पाठशाला को क्या कहा था? बाग कहा था। और इन्होंने क्या कहा था? स्कूल को किंडरगार्टन या फिर बाल उद्यान। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन 1839 में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्यों में समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनको वित्तीय सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 112 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु या प्रमुख कारण इस प्रकार से होते हैं, गरीबी होती है, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता की कमी, ये सभी चीजें होती हैं जो बाल अपराध का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? दोस्तों, 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 115 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन का सिद्धांत दिया, छन्नीगढ़ का सिद्धांत दिया या छनाई का सिद्धांत दिया, और ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। और वुड के घोषणा पत्र को ही क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि पत्राचार के माध्यम से शिक्षा या फिर डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें आयु का कोई भी बंधन नहीं होता, किसी भी टाइम कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इससे पढ़ाई कर सकता है। इसे हम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आज जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का।
क्वेश्चन नंबर 119 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 14 वर्ष लिख सकते हैं 12 की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 120 है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन इसकी व्याख्या करिए। आखिर में यह कथन क्या है? तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये कहा किसने है? जॉन ड्यूबी ने। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शिक्षा में अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम ये 3 चीजें होती हैं, इसीलिए शिक्षा को क्या कहते हैं? त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 122 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने वाले की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, उसे एक निर्धारित सिलेबस टीचर पढ़ाते हैं, निर्धारित समय तक वो स्कूल में रहता है, एक निर्धारित पर्टिकुलर एक प्लेस होता है स्कूल जहां पर वो दिन भर रहता है और एक तय टाइम पर फिर वो घर आ जाता है। तो इसमें औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? जो स्कूलिंग होती है बच्चों की आज के समय में, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। अक्सर बच्चों के दादी दादा कहानियां सुनाते हैं, उनके माता पिता उनको कहानियां सुनाते हैं, और कहानियों को सुनाने का रीजन ये होता है कि उससे कोई ना कोई उनको वो प्रेरणा भी दे सके, कोई ना कोई उसका उद्देश्य भी बता सके। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण, ये होती है प्रयोजनवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 125 है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? आप देखिए, आप ही के सामने ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारा वैली, इटली में हुआ था, यानी कि ये कहाँ की थी? मूल रूप से इटली की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 128 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार, ये सभी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सार्वभौमिकरण से तात्पर्य यही होता है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, बिना किसी चीज का भेदभाव किए, कोई अमीर है गरीब है, शिक्षा को सबको समान रूप से देना है, सभी को ज्ञान देना है, सभी लोग शिक्षित हों, तो ये होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 130 है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। यानी कि 14 वर्ष से छोटे बालक अगर किसी कल कारखाने में काम करते हैं, किसी दुकान पर काम करते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं, तो ये बाल श्रम कहलाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से आप देखिए 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत। क्वेश्चन नंबर 132 है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। यानी कि जल को बचाना भी है और जल को प्रदूषित होने से भी नियंत्रित रखना है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल संरक्षण कहते हैं, जल संरक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को हम वसु कहते थे। क्या कहते थे? वसु। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। तो 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र।
अब चलिए देखते हैं चार वेद की ज्ञाता को क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्राचीन काल में चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। तो 2 वेद की ज्ञाता को वसु, 3 वेद की ज्ञाता को रुद्र और 4 वेद की ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 136 है, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था बच्चा, तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो गुरुकुल में जब बच्चा प्रवेश लेता था तो उसका उपनयन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 137 है, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था। क्वेश्चन नंबर 138 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास लाना। उप का मतलब पास, नयन के मतलब नेत्रों के, यानी कि गुरु के नेत्रों के समीप बच्चों को लाना या गुरु के पास बच्चों को लाना। क्वेश्चन नंबर 139 है, वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। क्वेश्चन नंबर 140 है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 141 है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। क्वेश्चन नंबर 142 है, शिक्षा बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी, यानी कि मुख से बोलकर ही शिक्षा देते थे गुरु और उसी को बच्चे क्या करते थे, ग्रहण करते थे मौखिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 143 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए इतने समय पहले भी शिक्षा का बहुत महत्व था। क्वेश्चन नंबर 144 है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूंनामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि हुमायूंनामा हुमायूं की बहन ने ही लिखा था, जो कि गुलबदन बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 145 है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 146 है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 149 है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर 150 है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा था? दोस्तों यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 3 कंप्लीट होता है, तो पार्ट 3 तक आपने आज यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा आपका जितने भी यहाँ पर अतलेगुथी क्वेश्चन दिए हैं हम सभी को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करिए आप लोग। और अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आपको जहां पर लगे कि इस वीडियो की जरूरत है और हमारे डीएलएड के प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हमारे जो और भी भाई बहन डीएलएड के वो भी वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकें, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए
और यहाँ पर घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जितने भी वीडियोस आज तक हमने बनाए हैं सेकेंड सेमेस्टर के, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और सभी वीडियोस को आप बहुत ही अच्छे से देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अब हम आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। सभी विषयों की पीडीएफ आपको मिलेगी, जितने भी वीडियोस यहाँ पर हम बनाते हैं आपको सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में मिलेगी। तो आप प्लीज जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से येलो कलर में हमारा TUC लिखा हुआ मिल जाएगा, हमारा लोगो, और उसको क्लिक करेंगे आप तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट स्टेट करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।